हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट 3 की। एक्सटेंशन एजुकेशन की यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी है एलटी ग्रेड सिलेबस में, जिसकी आपकी क्लास 11 है। एलटी ग्रेड सिलेबस की बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस करके आपका एक पूरा यूनिट है, जो कि आपका न केवल टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में और बल्कि आपका नेट जेआरएफ वगैरह में भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक जो है न केवल होम साइंस बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी काफी यूजफुल है। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपके काफी सारी चीजें इसमें उन्होंने पूछी हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है एलटी ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट और मीनिंग की बात की है, अप्रोचेस की बात की है इन्होंने। इसमें इन्होंने एलिमेंट्स, मॉडल्स, चैनल, थियोरीज, प्रॉब्लम्स एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और साथ में ही कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी इन्होंने सिलेबस में पूछा है। तो आज की वीडियो में हम लोग मॉडल्स और थियोरीज को छोड़कर बाकी ये पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके ये जो दो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस का अगर मीनिंग देखें हम तो शब्द ये जो है वो एक हिंदी टर्म है कम्युनिकेशन का, जो है संचार। संचार इंग्लिश के कम्युनिकेशन वर्ड को मतलब दे ऑल आर ऑल्टरनेटिव टर्म्स फॉर ईच अदर। इंग्लिश में चाहे आप कम्युनिकेशन कह लीजिए, हिंदी में चाहे संचार कह लीजिए, बात एक ही होती है। कम्युनिकेशन जो टर्म है वो लैटिन लैंग्वेज के कम्युनिस्ट टर्म से बना है। हिंदी और इंग्लिश में मैंने इस पूरी टॉपिक को कवर करने की दोनों लैंग्वेजेस में कोशिश की है रिटन में। अदरवाइज जब मैं समझाती हूँ तो दोनों लैंग्वेजेस में ही समझाती हूँ, बट यहाँ पर कंटेंट भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देने की कोशिश की है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं और हिंदी में कई लोग पढ़ रहे हैं। तो फिर कम्युनिकेशन जो टर्म है वो लैटिन लैंग्वेज के कम्युनिस्ट से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट या फिर टू ट्रांसमिट। मतलब कोई भी चीज जिसे आप शेयर कर रहे हो या इम्पोर्ट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो या लोगों के बीच में कॉमन कर रहे हो, दैट इज योर कम्युनिस्ट विच इज अ लैटिन टर्म, और जिससे आपका कम्युनिकेशन बना है। और कम्युनिकेशन का जो हिंदी रूपांतरण है वो संचार है। ठीक है, अभी तक ये बात हुई है। अतः अगर हम संचार को अगर हम देखें तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रांसमिट योर फीलिंग्स, व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रांसमिट और यू आर ट्राइंग टू शेयर योर थॉट्स, ये आपका सारा कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ये जो एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस है ये दोहरा प्रभाव है, मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों साइड से चलती है ये, जिसमें एक और संप्रेषक यानी एक सेंडर होता है, जैसे कि यहाँ से आई एम एज अ सेंडर काम कर रही हूँ, एंड संदेश जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज आर माई मैसेज, दैट इज माई संदेश। और दूसरी ओर प्राप्त करता है यानी कि रिसीवर, जैसे कि आप हैं तो आप दूसरी ओर आप रिसीवर्स हैं, और उनकी जो अनुक्रिया रिस्पॉन्स, जो आपके लाइक्स आएंगे, जो आपके कमेंट्स आएंगे, वो सभी आपकी रिस्पॉन्सेज हैं। तो ये इस तरीके से कम्युनिकेशन की प्रोसेस चलती है, जिसमें एक सेंडर होता है, सेंडर एक मैसेज को भेजता है, जो रिसीवर होता है उसे ग्रैब करता है और उस पर रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है पूरी, वो हम इस स्टेज में भी कर रहे हैं, जो कि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ और आप उसका जो मुझे रिस्पॉन्स देंगे और जो आप समझेंगे, वो पूरी ही कम्युनिकेशन की ही एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन आइडिया, स्किल, एटीट्यूड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन एक्यूरेटली एंड सेटिस्फैक्टरली। मतलब किसी भी व्यक्ति तक अपने किसी स्किल को, किसी एटीट्यूड को, किसी आइडिया को ट्रांसफर करना और उस बंदे को, सामने वाले को एक्यूरेटली सेटिस्फाई करना आपका कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ और मैं उस टॉपिक को आपको समझा ही नहीं पा रही, मैं उस टॉपिक को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, आप उससे लिंक कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उस टॉपिक को आप लर्न नहीं कर पा रहे, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो फेल हो जाएंगी, मेरा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो न केवल अपने आइडिया को बल्कि अपनी स्किल्स को, अपने एटीट्यूड को भी ट्रांसफर करने की एक प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस चलती किस तरीके से, देखिए ये जो प्रोसेस है वो चलती किस तरीके से, इसमें सबसे पहले आपका विचार आता है, मीन्स यू हैव एन आइडिया। जैसे कि मेरे पास एक आइडिया है, मुझे मालूम है कि मुझे आपको किस तरीके से आपके जो सिलेबस है उसे ईज करना है और उसको आप तक पहुंचाना है, तो आई हैव एन आइडिया। ठीक है, तो एक आइडिया आता है, ये जो आइडिया है ये क्या करता है, सेंडर जो देने वाला है, जैसे कि मैं आई एम अ सेंडर, मैं एज अ सेंडर वर्क कर रही हूँ, मैं सूचना प्रदान करूंगी। सूचना किस फॉर्म में जाएगी, संकेतन यानी कि एनकोडिंग
डिकोडिंग के फॉर्म में सूचना जाएगी। सूचना जिस भी माध्यम से जाएगी, जैसे कि आपको इंटरनेट यूट्यूब के माध्यम से ये मिल रहा है, तो ये संचार का एक माध्यम हो जाएगा। फिर आप उसको डिकोड करेंगे। जैसे आपको ये मिली, आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने अपना वीडियो चालू किया, आप समझ रहे हैं, उससे नोट्स बना रहे हैं, तो आप डिकोडिंग कर रहे हैं। और डिकोडिंग करना कर रहा है जो कि सूचना को ग्रहण कर रहा है, यानी कि एक रिसीवर कर रहा है। और जो मेरा आइडिया जो यहाँ से चला था, वो यहाँ से यूं घूमते हुए व्यक्ति जो रिसीवर है उसके पास पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एक आइडिया को ट्रांसमिट करने की प्रोसेस होती है, किसी स्किल को ट्रांसमिट करने की प्रोसेस होती है, वो आपकी कम्युनिकेशन होती है। तो जो आपका आइडिया एक सेंडर के दिमाग में आया, वही आइडिया उसी फॉर्म में, उसी तरीके से समझने में रिसीवर के पास जाता है, तो वो आपका कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रहती है। अब संचार के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, इन एलिमेंट्स के कारण जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो इफेक्टिव होती है। एक दक्ष सूचना वाहक, यानी कि जो स्किल्ड सेंडर होता है, जैसे कि कोई पर्सन जो किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है एज एन एक्सटेंशन वर्कर, जब आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं, अपनी मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं कि सैनिटरी पैड्स आर व्हाई इंपॉर्टेंट फॉर एन एडोलेसेंट, क्यों आपकी हेल्थ और हाइजीन के लिए वो जरूरी है, तो जो सेंडर है वो स्किल्ड होना चाहिए। एक दक्ष सूचना वाहक संचार क्रिया के विषय सामग्री को उचित माध्यम द्वारा श्रोताओं तक पहुंचाता है। मतलब एक उसके पास मीडियम होना चाहिए उसको पहुंचाने के लिए, उसको समझाने के लिए। तो इसमें आपके कुछ एलिमेंट्स वर्क करते हैं, जैसे कि सेंडर इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैसेज क्या है, आप वो मैसेज कौन सा है जो आपको देना है। मैं सेंडर हूँ और मुझे आपको कुछ बताना है, पर क्या बताना है मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैसेज भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। संदेश उपचार, यानी कि द ट्रीटमेंट ऑफ द मैसेज, मतलब उस मैसेज को किस तरीके से मैंने मैनिपुलेट कर रखा है, मैंने उसको किस तरीके से सजा धजा के आपके सामने प्रस्तुत करना है, वो आपका संदेश का उपचार है। फिर संचार का माध्यम, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ चैनल, मतलब आप उसको किस तरीके से, किस चैनल के माध्यम से, रेडियो से, समाचार पत्र से, या फिर किसी संगोष्ठी के द्वारा किस तरीके से उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। प्राप्त करता है श्रोतागण, मतलब रिसीवर कौन है। आप बहुत ज्यादा ऊंची लेवल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल के आप टर्म्स को यूज कर रहे हैं, और वहां पे जो श्रोता है वो उनको समझने से कासिर है, समझ ही नहीं सकते हैं, तो वो आपकी जो प्राप्त करता है या फिर जो श्रोतागण है उनकी समझ में नहीं आएगा, तो वो संचार के जो प्रोसेस है वो वहीं फेल हो जाएगी। तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट आपका आता है रिस्पॉन्स, यानी कि श्रोताओं की अनुक्रिया अथवा उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, जो आप डिजायरेबल चेंजेस लाना चाहते थे वो आए हैं या नहीं, ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो संप्रेषक कौन है, देखिए सेंडर कौन है, यानी कि प्रसार करता है। संदेश क्या है, तकनीकी ज्ञान, सामयिक, स्पष्ट सामयिक हो, मतलब टाइमली आपको जो मैसेज देना है वो टाइमली पहुंचे, स्पष्ट हो। संचार का जो माध्यम आपने चुना है वो बिल्कुल करेक्टली चुना हो। संदेश का जो उपचार है, मतलब संदेश को इस तरह से रिसीवर तक पहुंचाना है, उसको आसान बनाना है, उसको किस तरीके से इफेक्टिव बनाना है कि सामने वाला उसको ग्रैब कर ले और समझ जाए। फिर उसके बाद संचार का माध्यम, यानी कि जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हैं वो इजी हो, लेस एक्सपेंसिव हो, इजीली लोगों तक पहुंच जाए। फिर है प्राप्तकर्ता, यानी कि जो किसान है, जो भी आपके रिसीवर्स हैं वो सक्रिय हों, उनका भी एक्टिव होना जरूरी है, फिजिकली और मेंटली रेडी हो उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए, ये बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आता है प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए याद रखना हो भूल जाना, जैसे कि प्राप्तकर्ता है जो रिसीवर है, जैसे कि आप हैं, आप मैं जो भी चीज पढ़ा रही हूँ उसको आप याद रखेंगे या भूल जाएंगे, उससे भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कम्युनिकेशन से वो उस चीज को कैसे समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। मानसिक कुशलता कैसी है, मतलब भौतिक कुशलता कैसी है, जो पर्सन है, जो रिसीवर है, वो मेंटली कैसा है, फिजिकली वो ठीक है या नहीं, वो उस चीज को समझने के लिए तत्पर है या नहीं। समझदारी और ज्ञान कैसा है, स्वीकृत रहेगा या स्वीकृत रहेगा, ये सारी जो चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं प्राप्त करता है, यानी कि रिसीवर के एंड पर। सेंडर ने तो अपना मैसेज बढ़िया तरीके से डिलीवर कर दिया, बट व्हाट अबाउट द रिसीवर, रिसीवर भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए उसको समझने के लिए। तो मुख्यतः 4 जो तत्व होते हैं वो संचार प्रक्रिया से को चलाते हैं। देखिए वैसे बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन मेनली अगर पूछा जाए तो 4 होते हैं, द सेंडर, द मैसेज, द चैनल एंड द ऑडियंस। ये 4 चीजें मिलकर किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती हैं। सेंडर क्या है, सेंडर की क्या क्या चीजें हैं, देखिए संचार प्रक्रिया को आरंभ करने वाला बंदा सेंडर होता है।
ये क्या क्या माध्यम यूज करता है, रेडियो, अखबार, फिल्म, शो, स्लाइड, फोटोग्राफ्स, भाषण, कोई भी चीज है जिसको यूज कर सकता है, तो इसके द्वारा ये अपनी जो बात है उसको लोगों तक पहुंचा देता है। फिर है मैसेज। मैसेज में शिक्षा साधन विहीन प्रणाली नहीं है, मतलब आपको कोई भी चीज को, मैसेज को पहुंचाना है तो यू नीड अ चैनल, आपको एक साधन चाहिए उस मैसेज को पहुंचाने के लिए। इसमें कोई भी विषय अथवा सामग्री की आवश्यकता होती है। मैसेज में आपका कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, कोई भी विषय सामग्री हो सकती है। संदेश विषय सामग्री का निचोड़ होता है। जो भी आपका मैसेज है वो आपको कंप्लीटली जो आपका जो कंटेंट है उसका निचोड़ निकल कर आता है कि आपको ये बात कहनी थी और लोगों तक पहुंच गई है। जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें हम स्पीड के फॉर्म में उनको डिलीवर करते हैं। स्पीड का क्या फुल फॉर्म है? अब स्पीड मतलब सिंपल होना चाहिए यानी कि सरल, पी फॉर आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए यानी कि व्यवहारिक, इकोनॉमिकल होना चाहिए यानी कि सस्ता, इफेक्टिव होना चाहिए यानी कि प्रभावी, और डुप्लीकेट होना चाहिए यानी कि संदेश को दोहराया जा सके। इस तरीके का जो आपका मैसेज है उसमें ये सारी विशेषताएं होना बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका थर्ड, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप माध्यम क्या यूज कर रहे हैं। देखिए सेंडर और मैसेज तो हो गया, लेकिन आप क्या मीडियम यूज कर रहे हो, तो वो रेडियो, टेलीविजन, किताबें, पोस्टर, बुलेटिन, मीटिंग, अखबार, प्रदर्शन, कुछ भी हो सकता है। ये फिजिकल आपके ब्रिज का कार्य करती है, मतलब फिजिकली क्या चीजें हैं जो लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगी। फिर उसके बाद आता है आपके संचार के माध्यम यानी कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओपी धामा और ओपी भटनागर ने कहा है, चैनल्स आर फिजिकल ब्रिज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ अ मैसेज। जो भी मैसेज है उसको भेजने वाले और प्राप्त करने के वाले के बीच में जो एक ब्रिज होता है, जो एक सेतु का काम करता है, जो पुल होता है, वो आपका संचार के माध्यम होते हैं। ये जो माध्यम है जिन्हें हम इंग्लिश में चैनल कहते हैं, ये शब्द जो है वो टेली कम्युनिकेशन से लिया गया है। कहां से किया गया है? टेली कम्युनिकेशन से लिया गया है। संचार प्रक्रिया के कई सारे विभिन्न पक्षों में उपयोग में लाया जाता है ये टर्म। ये संप्रेषित संदेश शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों प्रकार से हो सकता है। जो भी आपका मैसेज है वो आपका वर्बल और नॉन वर्बल कैसा भी हो सकता है। लिखने व बोलने के अतिरिक्त हाव भाव से भी कई तरीकों से मैसेज को हम लोगों तक ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अतः संचार माध्यम का जो अभिप्राय होता है वो दो बिंदुओं को जोड़ने वाला होता है, यानी कि दो पॉइंट्स को जोड़ने वाला संचार का माध्यम होता है। संचार माध्यम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो परंपरागत संचार यानी कि ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन चैनल, दूसरा है जनसंचार माध्यम यानी कि मास मीडिया चैनल। देखिए ट्रेडिशनल तो जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि ग्रामीणों को परंपरागत उत्तराधिकारियों से प्राप्त होने वाली संचार के माध्यम है। परंपरागत संचार माध्यम में विशेषतः संदेश को स्थानीय लोकप्रिय स्वर में बदल दिया जाता है, जैसे कि मौखिक गायन, लोगों को गाने के थ्रू समझाया जाता है, गाने की तरफ से। जैसे कि आपने देखा था कोविड जब आया था तो कोविड में कोरोना भाग जा भारत से, इस तरीके के कुछ सॉन्ग्स जो मतलब एक मौखिक गायन के फॉर्म में लोगों को जगाने के लिए, उनको समझाने के लिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस तरीके के स्लोगन जो आपके ट्रेडिशनली यूज होते हैं उनको यूज किया गया था और इसी को संचार के माध्यमों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका वादन, दृश्य कला का संप्रेषण और स्थानांतरण सामाजिक समूहों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता है। अब आपका मास कम्युनिकेशन में क्या आता है? ये वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी समाज में विकसित हुए हैं। ये जो है ये आपका जो आपका मॉडर्न टाइम है इसमें डेवलप हुए हैं। ये एक मैकेनिकल आपके इक्विपमेंट्स होते हैं। ये एक मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनसे बड़े समूह में कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इसके 4 प्रमुख कार्य होते हैं। देखिए पहला है सूचना ग्रहण एवं प्रसारण यानी कि एक्सटेंशन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ज्ञान का स्तर में वृद्धि करना यानी कि इंक्रीजिंग लेवल ऑफ नॉलेज, मनोरंजन यानी कि रिक्रिएशन। इन 4 मुख्य कार्यों को ये करते हैं। संचार की अब समस्या क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है? देखिए आपने देखा होगा सारे टॉपिक्स कवर होते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे एक कनेक्टिविटी में अगर हम चल रहे हैं तो उसकी देखिए समस्याएं क्या क्या आती हैं कि ये तीन मेन स्टेजेस पर आती है। तो एक्सप्रेशन के दौरान मतलब अभिव्यक्ति जब आप बताना चाहते हैं तब, अनुवाद के दौरान यानी कि इंटरप्रिटेशन के दौरान कि सामने वाला समझ क्या रहा है, उसको जो हम कह रहे हैं वो समझ पा रहे हैं या नहीं। फिर है रिस्पॉन्स के दौरान यानी कि प्रतिचार यानी कि उन्होंने जो समझा उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। आप बात किसी दुख की कर रहे हो और सामने सभी लोग तालियां बजा रहे हैं और हंस रहे हैं तो वो आपकी बात को सही इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे हैं। तो संचार की जो प्रॉब्लम्स आती हैं कम्युनिकेशन में बेसिकली 3 स्टेजेस पर आती हैं। संचार संबंधी कठिनाइयां और समस्याएं 3 स्तरों पर ही उत्पन्न होती हैं। संचार की प्रावस्थाओं के अनुरूप यानी कि अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ कम्युनिकेशन,
अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रॉब्लम यानी कि समस्याओं के प्रकार के अनुरूप, और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम यानी कि समस्याओं की प्रकृति के अनुरूप ये प्रॉब्लम सामने आती हैं। अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि क्या अवस्था है, तो ये देखिए संचारकर्ता की 3 अवस्थाएं होती है, संचारकर्ता पर, संदेश पर और ग्रहणकर्ता पर। बेसिकली जो भी चीजें हैं, अच्छा, बुरा, बेहतर, बेकार, सब कुछ इन 3 ही लोगों के बीच में गुजरता है, चाहे वो सेंडर हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो रिसीवर हो। यही चीजें हैं जिनके आसपास ये पूरी घटना कम्युनिकेशन प्रोसेस की घटित होती है। तो इन्हीं चीजों को आपको याद रखना है। अब संचारकर्ता से संबंधित क्या समस्याएं आती हैं, देखिए अप्रभावी वातावरण यानी कि इनइफेक्टिव एनवायरमेंट। आप जा रहे हैं, बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड है, लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए आप वहां गए और आपने देखा कि वो एनवायरमेंट ही नहीं है जो आपको बात करने के लिए चाहिए। वहां पर 2-3 लोग बैठे हुए हैं और आप गए थे कि 40-50 लोगों की भीड़ होगी और आप वहां पर जाके लोगों को समझाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो 3-4 लोगों में आपने बात अपनी कह दी, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हो रही है, तो वो वातावरण प्रभावी नहीं हुआ, तो आपकी बात उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं पहुंचेगी। तो जो आपका सेंडर है उसके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उसके तो थॉट प्रोसेस बंद हो जाएगी। अगर आप में से कोई बच्चा सवाल ही ना पूछे, कमेंट सेक्शन में बात ना करे, तो हमारी भी थॉट प्रोसेस बंद हो जाएगी कि यानी कि इसका मतलब या तो इनको समझ नहीं आ रहा है या फिर ये इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो आगे का काम करने का मन होता है वो खत्म होने लगता है। संचार करने की अव्यवस्थित ढंग यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप लोगों के बीच में बात करने जा रहे हैं तो यू नीड सम टेक्निकल थिंग्स, या फिर आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जो आपकी बातों को आगे बढ़ाएं और ज्यादा उनको इफेक्टिव बनाने में हेल्प करें। तो अव्यवस्था अगर हो, वहां पर बैठने की जगह नहीं है, माइक नहीं है, प्रदर्शन के लिए चार्ट पोस्टर नहीं है, तो फिर यूजलेस हो जाता है। शुद्धता का प्रमाण यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस यानी कि अगर आप किसी चीज को बता रहे हैं और आपके पास सही डाटा नहीं है, सही एकदम साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, तो वो यूजलेस हो जाता है। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व का स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने जो भी बताना है वो उस समाज के उन लोगों के लिए उनकी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है या नहीं। फिर है उसके बाद सांस्कृतिक मूल्य तथा सामाजिक व्यवस्था यानी कि कल्चरल वैल्यू एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनकी वैल्यूज, उनके कल्चर, उनकी थिंकिंग को भी मैच करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो सेंडर विल बी फेल्ड टू कम्युनिकेट हिज थॉट। फिर है आपका अनुपयुक्त संकेत यानी कि इनएक्यूरेट सिंबल्स, यानी कि आपने जो भी बातें कहनी थी, जो की पॉइंट्स आपके पास आप बना कर ले गए थे, वो आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, बता ही नहीं पाए। आपको बात करनी थी हेल्थ और हाइजीन की और आप वहां पर बात कर रहे हैं दहेज प्रथा की, तो वो आपके अनुपयुक्त संकेत हो जाएंगे। फिर है संचार क्रिया के प्रति गलत अवधारणा यानी कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि आपको ये लगे कम्युनिकेशन प्रोसेस तो भाई बस वही है कि हम जाकर बोल दें और वो लोग सुनते रहें, बल्कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है कि वो सामने वाला बंदा उनको समझे, टारगेट ऑडियंस आपकी बात को समझे और आपसे क्वेश्चनिंग करे, उस पर आपसे सवाल जवाब करे, तब आपका आता है क्या, तब आपका आता है सही कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो उसका सही कॉन्सेप्ट भी जो सेंडर होता है उसको पता होना चाहिए। फिर है बी, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं संदेश के संवहन से संबंधित समस्याएं। तो इसमें माध्यम का गलत प्रयोग यानी कि आपने गलत चैनल यूज किया हुआ है, माध्यम का अनुचित चयन यानी कि रॉन्ग सिलेक्ट कर लिया है चैनल आपने गलत से उसको हैंडल किया हुआ है, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि माइक की आवाज तेज कहाँ से होगी, कम कहाँ से होगी, इसमें बेस कैसे बढ़ाया जाएगा, अगर इको डेवलप हो रही है तो इको को कैसे सही करना है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको माध्यम की को गलत प्रयोग कर रहे हैं आप, उसको यूज करना नहीं आता है तो वो यूजलेस है। फिर है ध्यानांतरण से संबंधित भौतिक बाधाएं यानी कि फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। आप यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बगल से ट्रेन निकल के चली गई बड़ी जोर से और आपने जो कहा वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। तो सही माध्यम का, सही स्थान का, सही फिजिकल डेस्टिनेशन का चुनाव बहुत जरूरी होता है। फिर आपका आता है समानांतर संचार माध्यमों का अनुचित प्रयोग, यानी कि जैसे कि आपने रेडियो भी साथ में यूज कर रहे हैं, माइक भी यूज कर रहे हैं, टेलीविजन भी आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर लोग जो है वो भटक जाएंगे कि हमें सुनना क्या है, किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, चार्ट पोस्टर को देखें या फिर हम इनसे कम्युनिकेट करें। तो समानांतर कई सारे संचार के माध्यमों का जब अनुचित प्रयोग किया जाता है तो भी आपका जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पाता है। फिर थर्ड आपका आता है ग्रहणकर्ताओं से संबंधित समस्या, यानी कि जो रिसीवर है उसकी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो आपको ध्यान नहीं दे रहे, एकाग्रता नहीं दिखा रहे, सहयोग सहभागिता और संलग्नता की समस्या है कि वो लोग आपको कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे हैं और इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं।
फिर उसके बाद है आपका प्रॉब्लम ऑफ होमोजेनिटी यानी कि समरूपता की समस्या, कि जो लोग हैं वो एक जैसे नहीं हैं, किसी कोई जो है वो काफी मॉडर्न है, कोई बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है, किसी को अपनी चीजों को से चेंज करना ही नहीं है, कोई चेंज करना चाहता है। एज ग्रुप की जो प्रॉब्लम है वो भी, कि आपके पास बहुत ज्यादा टीन एज है और आपके पास ओल्ड एज लोग भी उतने ही हैं, तो उन लोगों को जो समरूपता की प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है उनके साथ में। प्रॉब्लम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंस यानी कि श्रोताओं की विशेषताओं से संबंधित, कि पर्टिकुलर ग्रुप की क्या विशेषता है, उन्हें क्या आवश्यकता है। श्रोताओं की संचारकर्ता के प्रति मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड ऑफ ऑडियंस टुवर्ड्स द कम्युनिकेटर, के सामने आप जिनके लोगों के बीच में जा रहे हैं वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, वो कहीं आपसे हेजिटेट फील तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो ये तो नहीं सोचते कि ये बंदा हमारी प्रॉब्लम को समझेगा ही नहीं। आप इतना सूटेड बूटेड होकर चले गए हैं कि उनको लगेगा कि ये तो दूसरे ही कल्चर का आया हुआ है, ये हमारी बातों को नहीं समझेगा। तो इस तरीके की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है संचार के प्रकार के अनुरूप समस्याएं, यानी कि क्या संचार के प्रकार आपने प्रयोग किए, जैसे कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपको पता ही नहीं है इको कैसे ठीक करना है, आपको मालूम ही नहीं है कि ये तार कहाँ ज्वाइन होगा। फिर है आपका सिमेंटिक प्रॉब्लम, यानी कि जैसे कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं, लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं उसका, आपने सही शब्दों का चुनाव नहीं किया है, सही भाव भंगिमाओं का चुनाव नहीं किया है, आपने सही गेस्चर्स पोस्चर्स का यूज नहीं किया है। प्रभाव किससे संबंधित समस्याएं यानी कि इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम, कि आपसे पहले जो कम्युनिकेटर आए थे उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा प्रभावी था कि लोग आपको सुनने के लिए मन ही नहीं बना रहे हैं, उनको इच्छा नहीं कर रही है। या फिर अगर प्रकृति के संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं, कि भौतिक समस्याएं जैसे कि चिंता, भय, आवाज में दोष, तनाव, हीन भावना, जैसे कि आप वहां जा रहे हैं, आप किसी टेंशन में ऑलरेडी, आपकी आवाज खराब है या फिर आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप किसी हीन भावना से ग्रसित हैं, आपको कोई टेंशन हो रही है, तो इस कारण से भी आपकी जो बात है वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं होती है। फिर है मनोवैज्ञानिक समस्याएं यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और सांस्कृतिक समस्याएं कि लोग जो है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है सुनने के लिए, उनको उनके खेत में जो है वो कोई धान या फिर कुछ गेहूं पड़ा हुआ है काटने के लिए, और आप वहां पर कैंपिंग के लिए चले गए हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। कल्चर उनका कि इस टाइम पे उनके यहाँ होली का त्योहार चल रहा है और आप बात कर रहे हैं कि दिवाली पर क्या हो रहा है, तक पॉल्यूशन हो जाता है, तो वो जो सांस्कृतिक समस्याएं ये भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। फिर संप्रेषण की कुछ प्रमुख बाधाएं होती हैं, जैसे कि भाषा की बाधा, अस्पष्टता, जो बोलने वाला है वो क्लियर नहीं बोलता है, उसके जो टर्म्स हैं वो समझ में स को श कर देता है। गलत शब्दों का प्रयोग, यानी कि उसे पता नहीं है कि जैसे कि वो वहां जाकर बोल रहे हैं कि मैं आप ही मैं मतलब तो तू इधर आके बोले, या फिर कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग करे, मतलब अपमानजनित या फिर गलत शब्दों का प्रयोग, या महिला या स्त्री को किसी अलग दूसरे टर्म से बुलाए, तो वो जो टर्म्स हैं वो गलत प्रयोग करे तो भी संप्रेषण में बाधा आती है। दोषपूर्ण अनुवाद, यानी कि आपको जो है वो मलयालम नहीं आते और आप ऐसे एरिया में गए हैं जहाँ पर मलयालम मदर टंग है, आप किसी पर्सन को ट्रांसलेट करने के लिए रखते हो, वो गलत आंसर ट्रांसलेट करके दे रहा है, अनुवाद गलत कर रहा है, तो भी संप्रेषण में आपकी बाधाएं आती हैं। फिर संकेतों के विविध अर्थ, यानी कि जैसे कि आपने किसी टर्म को, किसी चीज को अलग तरीके से अलग अर्थ निकालकर उसको प्रस्तुत कर रखा है और वो उसको अलग तरीके से समझते हैं, तो भी उन संकेतों का गलत प्रभाव निकलता है। फिर संगठनात्मक बाधाएं, जैसे कि शोर होना वहां पर, सांस्कृतिक मूल्य एवं सामाजिक संगठन के कारण या समय एवं दूरी के कारण जो लोग आ ही नहीं पा रहे हैं जहां पर आपने कैंप लगाया हुआ है। अप्रिय सूचनाएं, जैसे उनको लगे कि वहां पर कैंप में अरे वहां जाएंगे वो हमारे घर की महिलाओं स्त्रियों को बिगाड़ देंगे, गलत चीजें बताएंगे। अप्रिय सूचनाएं, संगठन की नीतियां, गलत संप्रेषण का माध्यम का प्रयोग, ये भी आपकी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, देखिए रुचि का अभाव, लोग नहीं आना चाहते, इंटरेस्ट ही नहीं है। संप्रेषण की तकनीकी बाधा, यानी कि आप जो भी मीडियम से बात बताते हैं, लोग एक दिन तो आए दूसरे दिन आए नहीं क्योंकि उन तक आवाज आई नहीं रही थी। फिर है अपरिपक्व मूल्यांकन, यानी कि आपने जो इवेल्युएशन किया वो सही से किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला कि लोग समझ रहे हैं या नहीं, सुनना चाहते हैं या नहीं, टॉपिक उनके इंटरेस्ट का है ही नहीं। संप्रेषण का विरोध, यानी कि आपने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, उसका विरोध होने लगा। फिर व्यक्तिगत बाधाएं, बोलने एवं आवाज का दोषपूर्ण होना, तनाव की प्रतिक्रिया होना, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना, कौशलों का अभाव, वातावरण, ये सभी भी आपकी बाधाएं उत्पन्न करते हैं।
अब देखिए संचार के कुछ माध्यम होते हैं, संचार के कुछ प्रकार होते हैं। ये वर्बल और नॉन वर्बल दो टाइप में आता है। वर्बल जो कि आपका मौखिक यानी कि भाषाई संचार होता है, जिसमें आप ओरल और रिटल दो फॉर्म यूज करते हैं, और गैर मौखिक जिसमें आप कोई भी शब्दों और भाषाओं का प्रयोग नहीं करते, बल्कि अपनी भाव भंगिमाओं द्वारा, अपने गेस्चर पोस्चर्स के थ्रू अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ओरल में तो देखिए आप बोल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ और बोल के अपनी बातों को बता रही हूँ, तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। साथ में मैंने आपको लिखकर कंटेंट दे रखा है, तो वो आपका हो गया रिटन कम्युनिकेशन। जब आप मेरे से कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करेंगे, वो आपका रिटन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वर्बल, वो दो तरीके का होता है, एक तो ओरल और रिटन। जो मैं यूज कर रही हूँ वो ये दोनों, जो आप यूज करेंगे वो सिर्फ रिटन करेंगे, ठीक है। फिर है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि मैं अभी आप और मैं एक दूसरे को नहीं शो कर सकते। अगर मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ा रही हूँ या फिर जब आप मुझे देख सकते हैं वीडियो में, तो आप वहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी समझ पाएंगे मेरे को। पर इसमें जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन है, मेरा जो इंटोनेशन है, रिदम है, उसके फॉर्म में भी आप कई चीजों को समझ रहे हैं कि ये किस चीज पर ज्यादा जोर दे रही है मैम और किस चीज पर कम। तो ये सारे संचार के माध्यम होते हैं। अगर आप मुझे देख सकते तो आप मेरे एक्सप्रेशंस को देख रहे होते, मेरे पोस्चर्स को देख रहे होते, मेरे हैंड मूवमेंट को देख रहे होते, मेरे आई मूवमेंट को देख रहे होते, तो उससे पता चलता कि कम्युनिकेशन में और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी चीज को कम्युनिकेट करते हैं तो अपने नॉन वर्बल चीजों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपकी काइनेस्टिक यानी कि शारीरिक प्रदर्शन। जैसे कि मैं आपको किसी चीज पर बहुत जोर देना है, तो मैं वहां पर आपको एकदम जोर से बोलूंगी, अपनी आवाज को मॉडिफाई करूंगी, अपनी बॉडी के जो पोस्चर्स है उनको चेंज करूंगी, अपनी एक्सप्रेशंस को चेंज करूंगी। फिर है प्रॉक्सिमिटी, मैं एकदम आपको इस तरीके से बताऊंगी, या फिर जैसे कि आप मेरे सामने खड़े हैं तो मैं आपके पास में आके उस बात को समझाने की कोशिश करूंगी, ये ऐसे नहीं होता है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कीजिए। तो ये आपका जो प्रॉक्सिमिटी है, जब आप किसी से बहुत क्लोज होते हैं, आपका कोई फ्रेंड है, जब वो रो रहा है तो आप उसके पास जाते हैं, उसके पास बैठते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप उससे उसको थोड़ी सी सहानुभूति मिलेगी। तो इस तरीके के भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, जब आप उससे कुछ कह नहीं रहे हैं, वो रो रहा है और आप उसके पास बैठे हैं केवल, तो वो भी आपका एक कम्युनिकेशन का एक मेथड है। फिर है पैरा लैंग्वेज, यानी कि भाषा में, आवाज में जो आपको उतार चढ़ाव, रिदम्स आ रहे हैं, आपके इंटोनेशन है, वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है, वो आपका पैरा लैंग्वेज होता है, जिसमें कि आप किसी भी बात को कितना विनम्रता से कह रहे हैं, कितना प्रभाव डालकर कह रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर है आपका हेपैटिक्स यानी कि टैक्टाइल, जब आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, समझते हैं और उसको बधाई देना चाहते हैं, तो आप कभी उसको गले लगा लेते हैं, उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं, या फिर आपका कोई टीचर आपको पैट कर देता है, पीठ पर शाबाशी दे देता है, तो यहाँ पे हिपैटिक होता है संचार। उसने कुछ नहीं, आपने क्लास में जवाब दिया, उन्होंने बस आपकी पीठ पर ऐसे टैप टैप कर दिया, तो क्या हुआ, इससे आपको एक उन्होंने कम्युनिकेट किया, वेल डन, वेरी गुड, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कोई ओरल कम्युनिकेशन नहीं किया, बट टैक्टाइल या हिपैटिक फॉर्म में उन्होंने आपको बताया यू डिड वेल। तो ये आपके संचार के कुछ माध्यम होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं और समझाते हैं। अब हमारा जो टॉपिक बच रहा है, इसमें आपका थियोरी और मॉडल्स बच रहा है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि अगर आप पूछते हैं तो वहां आपके एक प्रॉब्लम, एक क्वेरी खत्म हो जाती है। नहीं पूछते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे नए क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।